हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शून्य के इस लाइव वेबिनार में। सो कौशल जी हैं हमारे साथ। एक 2 to 3 मिनट्स का वेट कर लेते हैं और भी कैंडिडेट्स के ज्वाइन करने का। देन विल स्टार्ट अवर क्लास। सो वी कैन स्टार्ट। कौशल जी, एक जस्ट एक डिस्क्लेमर कि आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में वो एक एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए होगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। कोई भी अगर लाइव ट्रेड आपको दिखाया जाता है तो जस्ट रैंडम ट्रेड्स होंगे, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से मार्केट में आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग्स के जो आगे का अपना करियर है उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पस। किसी भी तरह की रिकमेंडेशन और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कौशल जी, ओवर टू यू। Hi. So, hey everyone, welcome to lesson number 5 in this series. So, पहले दो लेसन में हमने फ्यूचर्स के बारे में बात किया डिटेल में। आने वाले 3 लेसन्स में, यानी कि 5वें लेसन में हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले 2 लेसन में भी हमने ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात किया है। अगर आपने अभी तक हमारे फ्यूचर्स या ऑप्शंस की कोई भी क्लास नहीं देखी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट फ्यूचर्स की कोर्स की प्लेलिस्ट, ऑप्शंस की कोर्स की प्लेलिस्ट, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी यूट्यूब लाइव के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको फ्यूचर क्लासेस के लेसन्स और ऑप्शंस क्लासेस के भी लेसन्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज लेसन नंबर 5। सो बिफोर वी प्रोसीड अहेड इन टुडेज क्लास, मैं क्विकली रिकैप करवाना चाहूंगा हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, सो दैट अगर किसी व्यूअर ने नहीं भी देखा हो पिछला क्लास तो वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएगा हमारे साथ। तो इन द लास्ट क्लास वी सॉ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स: इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। सो 3 अलग अलग तरीके की स्ट्राइक्स हैं: इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी की जो प्रीमियम्स की जो प्राइसिंग है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसके हमने कई सारे एग्जांपल्स भी एनएससी के ऑप्शन चेन से देखे थे। एट द मनी की जो प्राइसिंग है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू से ही होती है और आउट ऑफ द मनी भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू से ही होती है। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास हमने एक डार्ट बोर्ड वाला एग्जांपल भी लिया था कि जितना दूर की रिंग में हमारा एरो जाके गिरेगा उतने कम पॉइंट्स हमको मिलेंगे। सिमिलरली जितना दूर हम सेंटर से जाते हैं उतना ही रेड्यूस होते जाता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। सो एट द मनी हैज हाईएस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू, in the money and out of the money will have comparatively lesser extrinsic value, and the farther we go, the deeper we go in the money or the farther we go out of the money, ये extrinsic value और reduce होती जाती है। राइट। सो हैविंग सेड दैट अभी मैं आपको कुछ लाइव ऑर्डर्स प्लेस करके दिखाना चाहूंगा। सो लेट्स गो एंड प्लेस सम लाइव ऑर्डर्स। आज मार्केट बंद है तो ये जो ऑर्डर्स मैं प्लेस करूंगा ये रिजेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आप सिमिलर ऑर्डर्स लाइव मार्केट में मारेंगे तो वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे या एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं टू माई शून्य अकाउंट। सो आई एम यूजिंग शून्य अकाउंट टू प्लेस माई ऑर्डर्स। आप देख रहे होंगे आज सैटरडे होने के बावजूद यहां पे आपको दिख रहा है निफ्टी 2000 पॉइंट गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 7000 पॉइंट गिरा हुआ है। सो डोंट वरी, इसका कोई आप स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि ये मॉक ट्रेडिंग है। एनएससी हर महीने में 1 से 2 बार ब्रोकर्स की सिस्टम हेल्थ को वेरीफाई करने के लिए और नए अपडेट्स रोल आउट करने के लिए मॉक ट्रेडिंग कंडक्ट करता है। तो ये जो भी ट्रेडिंग है आप ये मान के चलिए कि ये वर्चुअल ट्रेडिंग है या पेपर ट्रेडिंग है। हो सकता है आपके अकाउंट में 1-2 पोजीशंस दिख भी रही हो, जैसे मेरे अकाउंट में कोई पोजीशन नहीं दिख रही। अधिकतर 99% ऑफ द टाइम्स आपको आपकी पोजीशंस नहीं दिखेगी आज के दिन में, बट अगर दिख रही हो उसमें पीएनएल अलग दिख रहा हो, डोंट वरी। जैसे ही ये वीकेंड खत्म हो जाएगा, जैसे ही मंडे की शुरुआत होगी, फ्रेश मॉर्निंग आपके सारे डेटा को इरेज करके फॉर्मेट करके आपका जो एक्चुअल डेटा है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। राइट। हैविंग सेड दैट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी एक स्टॉक है, जैसे रिलायंस,
तो जैसे हम देखिए, रिलायंस का मेरा वॉच लिस्ट में लगा हुआ है और रिलायंस का प्राइस करंटली चल रहा है 1510। हालांकि इसका एक्चुअल प्राइस शायद कुछ और होगा। चलिए एनएससी इंडिया में चलते हैं और यहाँ पे रिलायंस सर्च करते हैं। सो व्हेन सर्च रिलायंस, यू सी द प्राइस इज 1593। However, right now the price is 1510, क्योंकि आज के दिन की जो वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही है उसमें रिलायंस 5% डाउन है। खैर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आप मान के चलिए कि ये लाइव मार्केट में ही ट्रेड हो रहा है। नाउ अगर मैं रिलायंस का कोई भी स्ट्राइक लेना चाहूँ, जैसे 1510 के सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक कौन सा है, अगर मुझे सर्च करना है तो मैं बस रिलायंस ऐसे लिखूंगा वॉच लिस्ट में, सर्च हिस्ट्री में, स्पेस 15, बस मैं इतना ही मारूंगा 15। तो यहाँ पे देखिए 1500, 1510, 1520, 1530, 1540 सारे ही स्ट्राइक्स के कॉल्स भी आ गए हैं और पुट्स भी आ गए हैं। सो लेट अस से 1510 के सबसे नजदीक वाला कॉल कौन सा होगा, 1510 ही होगा। तो मैंने 1510 का कॉल ऐड कर दिया। तो अब आप यहां पे देखेंगे 1500 का कॉल चल रहा है 42 रुपीज, यानी कि ये एट द मनी कॉल की वैल्यू है 42। सिमिलरली मैं रिलायंस का पुट भी ऐड कर सकता हूं, 1500 पुट, ये रहा, और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो अब आप देखेंगे, सॉरी माय बैड, मुझे 1510 का ऐड करना चाहिए क्योंकि 1510 इज द एक्चुअल एट द मनी। सो ये लीजिए, मैंने ये बस इसमें मुझे क्लिक करना है एक बार। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉल की वैल्यू 42 है, पुट की वैल्यू 3 रुपीज है, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट हो रही है। बट अगर आप लाइव मार्केट में देखते, यानी कि मंडे को देखते, तो कॉल और पुट की वैल्यू लगभग लगभग सेम हो रही होती। जैसे कि अगर मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे भी चला जाऊं, यहाँ रिलायंस की प्राइस है 1593। तो अगर मैं 1590, अगर 1590 का कॉल 28 रुपए में है, राइट। सो 1590 का कॉल 28 रुपीज में है। और अगर मेरा टारगेट है 1650, इफ माई टारगेट इज 1650, हाउ टू मेक श्योर कि ये 28 रुपए का टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे 1590 पे ये 28 है, तो 1650 पे ये क्या होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा, ये 70 होगा, या ये 80 होगा। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे क्या सही टारगेट रखना है मेरे दिमाग में, तो मुझे पता चले कि ये 1650 पे मुझे एग्जिट करना है। सबसे पहले कई ट्रेडर्स मुझे ये बोलेंगे कि सर टारगेट अभी नहीं रखते हैं, काम करते हैं, वेट करते हैं, जब रिलायंस 1650 पे चला जाएगा तो ये 28 से बढ़ के कोई एक्स वैल्यू आ जाएगी, मे बी 70 या 78 या 76, तो मैं 76 पे एग्जिट कर लूंगा। बट दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। सो आपको अगर एक प्री डिफाइंड टारगेट अपने दिमाग में रखना है, जैसे मान लीजिए आप मीटिंग में एंटर कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह पे जहां आप ट्रैवल करने वाले और अगले 2-4 घंटों के लिए आप स्क्रीन के सामने नहीं होने वाले, और आपके मोबाइल में आपने ट्रेड तो ले लिया, बट ट्रेड लेने के बाद एग्जिट 3:30 से पहले पहले ही करना है। बट अगर आपका टारगेट आ जाए तो वो क्या वैल्यू पे एग्जिट करना है अगर आपको नहीं पता है। सो हियर इज द इजीएस्ट कैलकुलेशन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो एक्चुअली मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के, बट द मोस्ट इजीएस्ट मेथड इज बाय गोइंग टू एनएससी की चेन। और यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे एनएससी का प्राइस, रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1593। सो हमको कुछ नहीं करना है, 1593 पे हम चले गए, 1590। अब 1590 जब 1650 हो जाएगा तो हम कितने स्ट्राइक्स इन द मनी चले जाएंगे, 1600, 1610, 20, 30, 40, 50, यानी कि हम 6 स्ट्राइक्स इन द मनी चले जाएंगे, राइट। Currently 1590 is at the money, but when the price from 1593 moves to 1650, we are actually 6 strikes in the money। इसका मतलब ये है कि मुझे इजीएस्ट तरीका है, इससे 6 स्ट्राइक इन द मनी की प्राइस अब क्या चल रही है वो देख लेते हैं। जैसे 1590 के 6 स्ट्राइक इन द मनी क्या होगी,
1 2 3 4 5 6 1520, right? So one, sorry, 1520, right? Six strikes in the money. 1 2 3 4 5 6. So the price is 81. So basically, अगर हम सॉरी 159060, यस 60 पॉइंट्स, एंड आई थिंक दिस 1540, सॉरी 50 पॉइंट्स हम लोग दूर जाते हैं। 1590 से 50 पॉइंट्स का टारगेट है, तो 1590 से हम 50 पॉइंट्स पीछे चले जाते हैं, दैट इज 1540। तो वैल्यू है 64, यानी कि 28 का वैल्यू लगभग 64 हो जाएगा व्हेन द प्राइस फ्रॉम 1590 रीचेस टू 1650। एज सिंपल एज दैट। इतनी आसानी से आप पता कर सकते हैं कि जो मैं अभी 28 का खरीद रहा हूं, अगर इंट्राडे में मेरा टारगेट अचीव होता है तो टारगेट होगा 64, यानी कि इतना मुझे डिफरेंस मिलेगा। यानी कि मेरा पॉइंट, मेरे को कितने पॉइंट्स का डिफरेंस मिलेगा? 64 माइनस 28 कर दीजिए, मुझे 36 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 36 पॉइंट्स का। सिमिलरली मान के चलिए, अगर आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 1650 आपका टारगेट था, बट आपका स्टॉप लॉस लेटर से है मे बी 1550, राइट? आपका स्टॉप लॉस है कि रिलायंस जब 1550 पे आ जाए तो मुझे एग्जिट करना है। तो अगर ये 1590 से 50 पॉइंट्स ऊपर 28 है, 28 से ये 64 हो रहा है, तो क्या 50 पॉइंट्स नीचे भी ये 34 पॉइंट्स या 36 पॉइंट्स कम होगा? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑप्शन जीरो के नीचे नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, और इसका प्राइस ही 28 है। तो जब इसका प्राइस ही 28 है तो ये 36 पॉइंट्स का तो हमको लॉस नहीं दे सकता। तो ये कितना पॉइंट्स का लॉस देगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो 1590 से 1550 इज 4 स्ट्राइक्स। रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो स्ट्राइक स्टेप है वो 10 पॉइंट्स का, तो 4 स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस में हमको जाना है। सो अगेन हम एनएससी के ऑप्शन चेन में जाएंगे, एंड यहाँ पे 1590 के 4 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4, तो प्राइस है 11। सो अब आप नोटिस करेंगे कि इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये 28 से बेसिकली गिर के हो जाएगा 11। सो आपका लॉस होगा 17 पॉइंट्स का, लॉस होगा 17 पॉइंट्स का। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब प्रॉफिट हो रहा है 50 पॉइंट रिलायंस के ऊपर जाने पे, वो हो रहा है 36। जब लॉस हो रहा है 50 पॉइंट मेरे अगेंस्ट जाने के, तो लॉस बहुत कम हो रहा है, 11 पॉइंट्स ही हो रहा है। इसको एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। मान के चलते हैं मुझे 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीव करना है। 1650 की जगह मान लीजिए मेरा टारगेट है 1700। तो अगर हम 1700 पहुंच जाएंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट 11 स्ट्राइक स्टेप्स का होगा। सो 1700 वुड बी मे बी 1510 के आसपास, सॉरी 1490, 110। सो दिस इज आर टारगेट। सो यानी कि 28 हो जाता 110, और मेरे को प्रॉफिट मिलता 1110 माइनस 28, यानी कि 82 पॉइंट्स का। बट अगर 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट चले जाता तो क्या होता? जैसे मान लीजिए 1590 से 1700 चला गया, 1700 की जगह मान लो 1500 चला जाता, राइट? लगभग 100 पॉइंट नीचे। तो ये 28 से गिर के कहाँ चला जाता? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो ये 28 से गिर के मे बी 1590 से मैं 1690 तक चले जाता हूँ, या 1700 तक चला जाता हूँ। सो 1 रुपी 90 पैसा, यानी कि 28 रुपीज वुड हैव बिकम 1 रुपी 90 पैसा। सो मेरा लॉस कितने पॉइंट्स का होता? 28 माइनस 2, लगभग 26 पॉइंट्स का। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हम स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस में मेरी फेवर में, जब मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूं, तो मेरी फेवर में जब ऑप्शन जाता है तब मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगता है। बट उतने ही पॉइंट्स अगर मेरी अगेंस्ट में चला जाए तो मेरे को कंपैरेटिवली कम लॉस आता है।
And this is one of the reason why many people prefer trading in options. In fact, लगभग 80% of the volumes that Indian retail traders generate is Indian retail traders generates is on options. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीजों को इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन बाइंग में जैसे अगर मैंने 28 रुपीज में कुछ बाई किया, तो अब ये 28 की अपसाइड कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 100, इट कैन बी 200, इट कैन बी 500, बट इसकी जो डाउन साइड है वो कितनी है? 28 मैक्सिमम 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा लॉस जो है एज एन ऑप्शन बायर वो हमेशा लिमिटेड है, एंड जो प्रॉफिट है एज एन ऑप्शन बायर वो अनलिमिटेड है। यानी कि मुझे होने को तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बट लॉस जो है वो बहुत लिमिटेड हो सकता है। एक बार वापस शून्य की ऐप पे चलते हैं एंड थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए निफ्टी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, निफ्टी अभी चल रहा है 24338, मॉक ट्रेडिंग है आज। तो मान लीजिए 24,000 निफ्टी का, 24,300 का मैं कॉल भी ऐड कर देता हूं निफ्टी का। 24, ओके, आई थिंक उसमें ट्रेड नहीं हो रहा है तो मैं रिलायंस में चले जाता हूँ, रिलायंस ले लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो रिलायंस 8% ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले 5% नीचे था, अब सडनली वो 8% ऊपर है मॉक ट्रेडिंग में। सो रिलायंस में हम एक काम करते हैं, 1700 का कॉल एंड रिलायंस में 1700 का पुट ले लेते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू शो इट टू यू राइटली। नहीं, ये बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है ये प्राइसिंग। तो मे बी अगर कोई और दिन होता तो मैं आपको समझा पाता, अभी क्योंकि मॉक ट्रेडिंग है तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फॉरगेट दिस ड्रिल, विल स्किप दिस ड्रिल कंप्लीटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस, राइट? टारगेट स्टॉप लॉस सेट करना काफी इजी है। आई एम अज्यूमिंग अब आपको समझ में आ चुका है कि टारगेट स्टॉप लॉस कैसे का सेट किया जा सकता है या कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कितना मैं टारगेट रखूं और कितना मुझे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम डीके। चलिए एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल शीट पे मैं जाता हूं एंड इसी एक्सेल शीट पे मैं आपको कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं एंड यू लेट मी नो अगर आपको समझ में, इफ दिस मेक सेंस टू यू। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए एक्सेल शीट पे चलता हूं। चलिए, ठीक है, राइट, सो आई होप माय एक्सेल शीट इज विजिबल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो मान लीजिए मैंने कार ली 40 लाख रुपीज की, मैंने उसका प्रीमियम पे किया मे बी 1 लाख रुपीज पर ईयर, अज्यूम करके चलिए। अब ये मेरा फर्स्ट ईयर था कार की इंश्योरेंस का। अब मेरी कार मैंने 1 साल यूज कर ली, इंश्योरेंस रिन्यूअल का टाइम आया, तो अगले साल जो मैं प्रीमियम पे करूंगा वो 1 लाख से ज्यादा होगा या 1 लाख से कम होगा? प्लीज लेट मी नो योर व्यू इन द चैट सेक्शन। मुझे बताइए चैट में, आपके हिसाब से वो 1 लाख से ज्यादा होगा या वो 1 लाख से कम होगा? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। ठीक है, मीन टाइम मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेता हूं। वाई डू 93% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन एफएनओ? ये हर जगह का, आई थिंक हर जगह की सक्सेस रेट लगभग 5-7% ही है। अब यूपीएससी का तो आई थिंक 1% से भी कम होगा, 0.001% होगा। अब 1000 बच्चे अगर या 10,000 बच्चे यूपीएससी में जा रहे हैं तो शायद 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते होंगे।
जो सीए कर रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए सीए में भी 0.001। अगर 10 लाख बच्चे सीए के लिए अटेम्प्ट हो रहे हैं तो लगभग 10,000 बच्चे सीए बनते होंगे। तो स्टॉक मार्केट में 7% तो बहुत ज्यादा हो गया। आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन एनी प्रोफेशन अगर हम देखेंगे तो वो स्टॉक मार्केट ही होगा, बिकॉज बाकी जगह द रेशियो ऑफ विनिंग इज जस्ट 1% और लेस देन 1%। ठीक है। यस, द आंसर्स आई हैव सीन हियर। प्रीमियम्स इज लेस देन 1 लाख रुपीज, राइट, मे बी 80,000। उसके अगले साल प्रीमियम माइट बी 60,000, उसके अगले साल द प्रीमियम माइट बी 40,000, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे कार पुरानी होते जा रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एज एन एसेट उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रही है। डू यू अग्री विद दिस? इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो इसका जो प्रीमियम है वो भी गिर रहा है, या वो भी रेड्यूस हो रहा है। और रेड्यूस होते 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 में भी 10-12 साल बाद इसका कोई इंश्योरेंस ही ना, और इसका प्रीमियम होगा 0। सो सिमिलरली, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते हैं वैसे वैसे probability of a script going up or down by a wild percentage keeps reducing, and because of which the extrinsic value associated with it also reduces। एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए रिलायंस का रेट अभी 1593 है, और मैं आपको जनवरी 3 को पूछूं रिलायंस जनवरी 30 तक कहां तक जा सकता है, तो अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि कहीं पे भी जा सकता है, कई सारी मीटिंग्स है, कई सारे गवर्नमेंट के डिसीशंस है। हो सकता है ये 1800 तक भी जा पाएगा, या हो सकता है ये 1300 तक भी जा सकता है। तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी रेंज आ गई, एक बहुत बड़ी रेंज आ गई जिसमें ये प्राइस मूव कर सकता है, राइट। क्योंकि अभी 1600 है, और रिलायंस के लिए 4-5-6% ऊपर जाना या 4-5-6% नीचे जाना एक महीने में बहुत बड़ा काम नहीं है, राइट। सो अब आपको लगेगा कि शायद हो सकता है ये 200 पॉइंट गिर जाए, या हो सकता है 200-300 पॉइंट बढ़ जाए। बट क्या आप ऐसा सोचेंगे कि रिलायंस अभी 1500 है, हो सकता है जनवरी एंड तक ये 5,000 हो जाए, या ये 200 रुपया हो जाए? आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। एम आई राइट? क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम। एक महीना बहुत छोटा टाइम है। अगर मैं आपको पूछूं अगले 5 साल में रिलायंस का क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ अभी 1500 है, हो सकता है 5 साल बाद वो 5,000 हो जाए या उससे ऊपर का हो जाए। अब अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि मंडे 3:30 बजे तक रिलायंस आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा, तो ना आप मुझे 5,000 बोलोगे, ना आप मुझे 200 बोलोगे, ना आप मुझे 1,700 बोलोगे, ना आप मुझे 1,400 बोलोगे। आप बोलोगे सर अभी 1,600 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है 1,650 से लगभग 1,550 के बीच की रेंज में वो रह सकता है। सो जैसे जैसे बहुत नजदीक आ जाते हैं हम एक टाइम को गेस करने के लिए कि प्राइस कहां से कहां तक जा सकता है, वैसे ही हमारी जोन जो है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लेके वो रिड्यूस होते रहते हैं। सो क्योंकि हमारे जोन्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो प्रीमियम्स एसोसिएटेड विद देम विल आल्सो कीप रिड्यूसिंग, एंड दिस रिडक्शन इज नॉट लीनियर। इसका क्या मतलब है? मान के चलिए रिलायंस 1593 पे है, ठीक है, एंड मैं अगर 1,600 के कॉल को अगर मैंने बाय किया है, मे बी लेट अस से 30 रुपीज में, अज्यूम करके चलिए मैंने 1,600 के कॉल को आज 30 रुपए में बाय किया है। अगर रिलायंस 159, और मैंने 1,600 पे आज 30 रुपीज में बाय किया, यानी कि मैं चाहता हूं कि मार्केट में ये 1,600 से ऊपर चला जाए रिलायंस, और इसकी एक्सपायरी है मान लो 30 जैन, मान के चलिए 30 जनवरी इसकी एक्सपायरी है। और अगर 30 जनवरी पे भी ये 1,593 ही रह गया, मान के चलिए अगले 27 दिन में भी अगर ये 1,593 पे ही रहता है, तो जो प्रीमियम है 30, ये गिर के
बहुत रेड्यूस होके ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी हो सकता है 15 पैसा या 20 पैसा या एट मैक्स 1 रुपया ही हो, राइट? क्योंकि अब उसकी प्रोबेबिलिटी 1600 के ऊपर जाने की उतनी नहीं रही जितनी 3 जनवरी पे थी। और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू भी रिड्यूस हो रहा है, राइट? टाइम वैल्यू भी रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप मान के चलिए आपने एक आईफोन लिया, ठीक है? आपने आईफोन लिया 1.5 लाख रुपए का, और उस पे आपने इंश्योरेंस भर दिया 20,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। बट अगर मान लीजिए वही आईफोन, अब आपने 20,000 दिया तो एप्पल कंपनी ने अगर आपसे 20,000 लिए, तो क्यों लिए? क्योंकि 1 साल बहुत बड़ा टाइम है, और 1 साल में आपका आईफोन कभी भी टूट सकता है। कल टूट सकता है, परसों टूट सकता है, 1 हफ्ते बाद टूट सकता है, 1 महीने बाद टूट सकता है, 2 महीने बाद टूट सकता है, 6 महीने बाद टूट सकता है, 9 महीने बाद टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। बट अगर सेम ब्रांड को आपको सिर्फ 1 दिन का इंश्योरेंस देना हो तो मे बी वो आपको 100 रुपया चार्ज करती पर डे, क्योंकि 1 दिन में आपके हाथ में जो आपका फोन है उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। सिमिलरली जब मैंने 1600 का कॉल खरीदा तो 1600 के कॉल का इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई था, तो उसकी प्रीमियम बहुत हाई थी। बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी बहुत ना के बराबर की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका प्रीमियम 0 हो गया। इनफैक्ट 3:30 बजे इसकी वैल्यू 1 रुपए से गिर के 0 पे हो जाएगी। यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, ठीक है, दैट बिकम्स 0 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी क्या होता है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि जो भी टाइम वैल्यू है जिसको हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं वो 0 हो जाता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। चलिए वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर यू कैन सी, जस्ट गिव मी वन सेकंड, टाइम डिके एज द एसेट गेट्स ओल्डर the premium associated with also becomes lower because the value of asset near zero with each passing days. Similarly, a probability, जो probability है of a strike becoming in the money also keeps reducing या shrinking every day. The extrinsic value also drops every single day. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये प्रीमियम हर दिन थोड़ा 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 रिड्यूस होता है, इक्वली रिड्यूस होता है, या इट इज अनइक्वल? लेट मी नो योर थॉट्स इन द चैट सेक्शन। मैं आपको सही आंसर दूं उससे पहले मुझे आप बताइए कि जैसे आज जैन 3 को अगर 30 रुपीज है, और मान लीजिए जैन 27 को ये 1 रुपी है, तो लगभग मेरे पास 24 डेज हैं, या मान लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, जैन 30 कर देते हैं, ठीक है? तो जैन 30 और जैन 3 के बीच में मेरे पास 27 डेज है, तो 27 डेज में क्या हर दिन प्रीमियम 1-1 रुपए गिरा है? क्या जैन 4 को ये 29 हो गया? क्या जैन 5 को ये 28 हो गया, 27 हो गया? ऐसे करते करते हम 1 रुपीज पे पहुंचे। क्या ये लीनियर है या नहीं है, इज द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर। Ashwin ji has a great answer. Ashwin ji says, no, the fall is not linear. Rather, it is not equal and drastic as we approach the date. That's a great answer. Anyone else who would like to take an attempt? Also, for the 93% question, I was asking because you said the upside is a lot higher than the downside. Yeah, so upside is a lot higher, but you will get the answer, Ashwin ji, as we move ahead in this class. So stay tuned. Shivam says, no, it's not linear. That's a great answer. Okay. Anyone else who would like to attempt? Okay.
So most of you are right. The fall is not linear. The fall is not linear because rather the fall is exponential. यानी कि प्रीमियम जो है, जैसे मान लीजिए ये जनवरी 3 है, ये पॉइंट जनवरी 3 है, और ये जनवरी 30 है जो हमारी एक्सपायरी है। तो प्रीमियम जो है मान लीजिए वो 30 है, अभी प्रीमियम है 30। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा नहीं गिरेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। सो लेट अस से मैंने बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में प्रीमियम बहुत कम गिरा, मे बी 30 से ये सिर्फ 22 तक आया। यानी कि हमने सिर्फ 8 पॉइंट का ड्रॉप देखा या 8 पॉइंट का डीके देखा टिल मे बी जैन 17। ठीक है, जैन 13 से जैन 17 में भी 13-14 दिन हमने सिर्फ 8 पॉइंट्स का फॉल देखा। बट जनवरी 17 से में भी जनवरी 30 या 31 तक 22 से ये हो जाएगा 0। सो फॉल इज अग्रेसिव एंड एक्सपोनेंशियल। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, यानी कि फॉल जो है वो एक्सपोनेंशियल है। यानी कि फर्स्ट 15 डेज में आपका प्रीमियम इतना ज्यादा डीके नहीं करेगा, बट नेक्स्ट 15 डेज में आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके करेगा। यानी कि फर्स्ट हाफ, इसको मैं लिख देता हूं, फर्स्ट हाफ में प्रीमियम का फॉल इतना ज्यादा नहीं है, सेकेंड हाफ में प्रीमियम का फॉल बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स, आइए वापस एक्सेल पे आते हैं। अगर मैंने जैन 3 को 30 रुपीज में, फिफ्थ रिलायंस, जब रिलायंस जो है वो 1593 का था, और जैन 3 को अगर मैंने बाई किया है, तो अगर मान लीजिए 2-4 दिन ये 1593 पे रह जाता है, तो 30 से प्रीमियम्स गिर के कहां तक आ जाएंगे, मे बी 27 या 26 तक आ जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरा 3 से 4 पॉइंट्स का लॉस हो रहा होगा। अगर मैंने इक्विटी में खरीदा होता तो मेरा कोई लॉस नहीं था। अगर मैंने फ्यूचर्स में खरीदा होता तो बहुत छोटा लॉस था। बट क्योंकि मैंने ऑप्शंस में खरीदा है, तो क्योंकि डीके बहुत ज्यादा है, क्योंकि डीके बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से मेरा लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड टू अवॉइड दैट लॉस, व्हाट डू ट्रेडर डू? ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर बोलते हैं फर्स्ट, अगर मुझे ऑप्शन बाई करना है, अगर मुझे ऑप्शन बाई करना है, तो आई विल प्रिफर फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? यानी कि पहले 15 दिन में मैं ऑप्शन बाय करूंगा, बेटर रहेगा। अगर मैं ऑप्शन बाय करूंगा मे बी आफ्टर फर्स्ट हाफ, तो क्योंकि डीके इतना ज्यादा है कि मुझे हो सकता है लॉस हो जाए। सो कई बार आपके सही होने के बाद भी आपको लॉस आएगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। सो लेट्स गो बैक टू रिलायंस। मान के चलिए रिलायंस है 1593 पे, ठीक है, और इसका अभी आप देखिए 1620 का प्रीमियम चल रहा है 14 पे। आप देखिए यहाँ पे रिलायंस का प्रीमियम चल रहा है 1620 पे, राइट? सो एक काम करते हैं, एक्सेल में लिख लेते हैं 14 रुपीज का प्रीमियम है। लेट्स गो बैक टू द सेम एक्सेल शीट, नो प्रॉब्लम। रिलायंस इज राइट नाउ एट 1593 एंड इसका जो 1620 का कॉल है वो अभी, और वापस देख लेते हैं प्राइस, 14 रुपीज 50 पैसा चल रहा है। ठीक है जी, ये प्राइस है, और मान लीजिए मैंने बाय कर लिया, ये मैंने बाय कर लिया। ठीक है, अब रिलायंस 1593 है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो दैट मीन्स कि मैंने ये 14 रुपए खरीदा है, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो मान लीजिए 1593 से एक ही दिन में 1615 चला जाता है, तो हो सकता है ये 14 या 15 रुपीज जो है यहां से हम 22 तक चले जाएं। तो अगर आपने 14.5 में बाई किया और अगर आपने 22 में सेल किया,
तो आपका 7.5 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 7.5 रुपीज या 7.5 पॉइंट्स का, नॉट रुपीज, माय बैड, पॉइंट्स का प्रॉफिट आ जाएगा। बट व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इज कि मान लीजिए ये आपने जनवरी 3 को आपने ये ट्रेड लिया, जनवरी 4 को आपको ये प्रॉफिट आ रहा है, और आपने सोचा अरे रिलायंस तो और ऊपर जाएगा, मैं तो धीरे धीरे आराम से कमाऊंगा, मुझे इसमें वेट करना है। मान लीजिए जनवरी 4 के बाद जनवरी 5 1616 हो गया, फिर 1617 हो गया, बहुत स्लोली रिलायंस बढ़ रहा है मान के चलते, फिर 17.5 हो गया, फिर धीरे धीरे 1618 हो गया, फिर अगले दिन में भी धीरे धीरे वो 1618.5 हो गया, फिर वो 1619 हो गया, और फाइनली मान लीजिए अगले दिन वो 1620 हो गया। अब आपको लगेगा यार 14 से 22 हो गया, अब तो रिलायंस और ऊपर चला गया है, तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट सरप्राइजिंगली क्या होगा, इस वाले दिन प्रीमियम हो रहा होगा मे बी 17, क्योंकि हर दिन थोड़ा सा प्रीमियम डिक्लाइन होता है, राइट। और अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है तो डिक्लाइन इतना फास्ट नहीं है। देखिए इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट हाफ में डिक्लाइन इतना ज्यादा नहीं है, राइट। हावेवर अगर मैं वापस से एक्सेल पे चला जाऊं तो डिक्लाइन जो है वो बहुत ज्यादा है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। तो अगर ये जनवरी 3 की जगह अगर ये जनवरी 18 होता, और अगर तब प्रीमियम 14 होता, और थोड़े दिनों के बाद जैन मे बी 28 तक 1620 चला गया, तो आपने जब खरीदा तब से रिलायंस 30 पॉइंट्स ऊपर चला गया है, बट ये प्रीमियम 14 से गिर के मे भी हो जाता 3 रुपीज। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई अ लॉट ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स मेक मिस्टेक, या अ लॉट ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स मेक लॉसेस, बिकॉज उनको प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, और कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैंने एनालिसिस करेक्ट की, मेरे हिसाब से मार्केट चला भी गया, मैं बुलिश था, मार्केट ऊपर ही है, बट फिर भी मुझे लॉस आ रहा है। यस, ये हो सकता है, होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रीमियम डीके। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, लेट मी नो वंस इन द चैट सेक्शन एंड देन वी विल मूव अहेड। अगर इफ दिस इज क्लियर टू यू, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड देन we'll मूव अहेड। All right, Pankaj ji, thank you so much for the answer. Yes, perfect. Yeah, Ashwin ji, go ahead and ask your question in the chat section here. I'll be more than happy to answer that. चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अश्विन जी ने पूछा था कि अगर इतना ही अच्छा है ऑप्शन कि लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो फिर भी 93% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस क्यों कर रहे हैं? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। चलिए, मैं आपको इसका आंसर बड़े आसानी से देना चाहूंगा। मान के चलिए कार है और इंश्योरेंस है, ठीक है। आपने कार ले ली 40 लाख रुपीस की, और आपने इंश्योरेंस पे किया 1 लाख रुपीस का। अब आपने 1 लाख रुपीस का इंश्योरेंस पे किया, अगर कार को कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सिंपल है, कार का आपका जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम था वो जीरो हो जाएगा, आपको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपका 1 लाख जो आपने दिया था वो जीरो हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपकी नहीं किसी और की मान लेते हैं, हम किसी को चाहेंगे नहीं ऐसा कुछ हो। मान के चलिए किसी ने 40 लाख रुपीस की कार ली और उसका 1 लाख रुपीस का उसने इंश्योरेंस पे किया, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और मान लो रैंडमली हो गया, वो उसमें था भी नहीं, वो अपने घर पे था और उस पे पेड़ गिर गया उस कार पे, या कुछ भी हो गया, और उसकी कार की रिपेयरिंग का कॉस्ट है 20 लाख रुपीस ना, ये उसके 1 लाख रुपीस की इंश्योरेंस से कवर हो जाए।
यानी कि लूज करने के लिए उसके पास 1 लाख है, बट अर्न करने के लिए पूरी 40 लाख की 40 लाख कार भी अगर चली जाए तो उसको नई कार ब्रांडेड मिल जाएगी, यानी कि उसको अर्न करने के लिए 40 लाख है। यानी कि उसका लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है एज ए इंश्योरेंस बायर। सेम इज द केस हियर। अगर मैं कॉल खरीदता हूं 28 रुपए का, तो 28 रुपए बढ़ के 280 भी हो सकते हैं, या वर्स्ट केस 0 भी हो सकता है। तो आपको ये देख के ऐसा लगेगा कि ऑप्शन से बढ़िया तो कुछ भी नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के ऑप्शंस ही करना चाहिए, क्योंकि लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। फ्यूचर्स में तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है। इक्विटी में भी प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस भी बहुत ज्यादा हद तक हो सकता है। बट ऑप्शंस तो बहुत बढ़िया चीज है, 10-12 रुपए में काम हो जाता है, प्रॉफिट बड़ा बड़ा मिल जाता है, लॉस होगा तो 10-12 रुपए ही जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन अब आपसे एक और है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1 लाख रुपए में जो इंश्योरेंस दे रहा है, जैसे मान लो आईसीआईसीआई ने इंश्योरेंस दे दिया 1 लाख रुपए में, तो आईसीआईसीआई क्या हो गया, इंश्योरेंस सेलर हो गया। कार आपने बाई किया और आपने इंश्योरेंस बाई किया तो आप बायर हो गए। तो आप मुझे बताइए, क्या इंश्योरेंस कंपनीज पैसा बना रही है या नहीं बना रही? आर इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिटेबल और नॉट? अब आप देखो, 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को तो मिलने वाला है 1 लाख रुपए, बट अगर कार को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक भी कंपनसेशन करना पड़ सकता है। यानी कि कमाने के लिए 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास, बट लॉस करने के लिए 40 लाख है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिटेबल है? क्या उनका बिजनेस सही चल रहा है? यस, नो, लेट मी नो वंस इन द चैट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स। In the meantime, I'll take a question from Ashwin. The initial example you showed of Reliance using strike price was a static value. The value changes as per time decay. Do you still feel the point increase or decrease will be as per what you had explained? No, Ashwinji, I clearly mentioned that if you want to keep target and stop loss for intraday, the keeping target and stop loss is fair enough or valid, or you can use that technique. But if you're a positional trader where your premium will keep decaying every single day, then the concept that I've explained you to keep target SL is no longer valid for you. Okay, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई नीड द आंसर कि क्या क्या इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिटेबल है नहीं है, वो आंसर दीजिए मुझे फटाफट चैट में। कोई आंसर नहीं दे रहा है। वी हैव 27 पार्टिसिपेंट्स। अश्विन जी सेज यस प्रॉफिटेबल है, समवन सेज नो, उषा जी सेज बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले तो जिसने नो बोला है वो गलत है, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो वो प्रॉफिटेबल। हाउ आर दे प्रॉफिटेबल? नाउ आई वांट यू टू आंसर मी। हाउ आर दे प्रॉफिटेबल? हाउ आर दे मेकिंग मनी? इफ they can earn only 1 lakh and lose up to 40 lakhs, how are they profitable? I want you to answer in the chat section. Come on, quickly. Also, since there was a technical glitch in the between, so we will extend this session for next another maybe 10-15 minutes. Someone says interest. No, विशाल जी, बिल्कुल गलत जवाब है ये, बिल्कुल गलत जवाब है ये। इंटरेस्ट में कितना ही कमा लोगे? 1 लाख को अगर आपने एफडी किया तो 1,06,000 हो जाएंगे, 1,10,000 हो जाएगा। 1 लाख से इंटरेस्ट कमाया 5-6 हजार, बट लॉस दे रहे हो 40 लाख का। ठीक है, सही आंसर कई लोगों ने दिया है। क्लेम इज लेस, पार्टिसिपेंट्स आर मोर। दैट्स अ ग्रेट आंसर। If they sell 100 insurance, only 2 or 4 cases they have to pay the insurance. Rest 98 is profitable. Great answer. Great answer. So answer काफी सिंपल है कि अगर 1,000 लोग इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, एंड एवरी वन लेट अस से पेज 1 लाख,
अज्यूम करके चलिए 1,000 लोगों ने 40 लाख रुपए की कार ली और 40 लाख के अगेंस्ट 1-1 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो कितना हो गया? 10 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। ठीक है। बट क्लेम कितने लोग करेंगे? कितने लोगों का कार डैमेज होगा, या कितने लोगों का क्लेम बहुत बड़ा आ जाएगा? मे बी 10। 10 लोगों को अगर पूरा का पूरा 40 लाख, पहली बात तो पूरा 40 लाख देना नहीं पड़ेगा, मे बी किसी को 5 लाख देना पड़ेगा, किसी का 10,000 ही देना पड़ेगा, किसी का 20,000 ही देना पड़ेगा, अज्यूम करके चलते हैं 40 लाख पूरा देना भी पड़ जाए। वैसे कितने लोग हैं? सिर्फ 10 लोग, तो 4 करोड़ गया। तो भी बचा कितना? 6 करोड़। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो दैट मीन्स आप एज ए बायर अगर इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस स्टॉक्स में खरीद रहे हैं, तो इट इज एज गुड एज बाइंग अ लॉटरी टिकट। इतना ही है बस। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी एक लॉटरी टिकट खरीदने जितनी ही है। ठीक है। आपने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी, क्या सोच के? 100 रुपए ही तो है, गए तो 100 रुपए चले जाएंगे, 100 रुपए जीरो हो जाएंगे। बट हो सकता है मैं 1 करोड़ रुपए जीत जाऊं लॉटरी से। तो वो जो लॉटरी बेचने वाला है, वो 2 लाख लोगों को बेचता है लॉटरी। तो 2 लाख इंटू 100 कितने हो गए? 2 करोड़। और उसमें से एक जीतता है 1 करोड़, बाकी 1 करोड़ लॉटरी वाला घर लेके जाता है। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली, कहने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल ये है कि ऑप्शन बाइंग में विन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। अब वापस एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस इज एट 1593। अब मान लो एज ए ट्रेडर मैंने बाई किया 1620 का कॉल बाई कर लिया 14 रुपीज में, राइट? अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा। नाउ इमेजिन दिस, 14 रुपीज में मैंने बाई किया। नाउ इमेजिन दिस, अगर रिलायंस मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, अगर रिलायंस नीचे गिर जाएगा, या तो रिलायंस ऊपर जा सकता है, या नीचे जा सकता है, या फ्लैट भी रह सकता है। सो इफ रिलायंस गोज डाउन, 14 becomes 0। रिलायंस स्टेज फ्लैट, प्रीमियम डीके की वजह से भी 14 हो जाएगा 0। रिलायंस गोज अप, मेरी फेवर में जा रहा है, बट लेस देन 1620, then also premium becomes 0। Reliance goes up and above 1620 till maybe 1634, तो भी क्या होगा? 14 रुपए का मैंने प्रीमियम खरीदा, तो एट मैक्स 14 होगा। ठीक है। रिलायंस goes above 1634 is when I start getting profits। तो कितने केस हो गए? पहला सिनेरियो लॉस, दूसरा सिनेरियो लॉस, तीसरा सिनेरियो लॉस, चौथा सिनेरियो कॉस्ट टू कॉस्ट, पांचवें सिनेरियो में प्रॉफिट्स। यानी कि 5 सिनेरियोज हैं, उसमें से एक सिनेरियो में प्रॉफिट है। तो मेरी विन प्रोबेबिलिटीज कितनी है? लगभग अप्रोक्स 20%। और लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 सिनेरियो मतलब 60% की। और कॉस्ट टू कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%। तो अब आप देखिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है, बट विन प्रोबेबिलिटी केवल 20%। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस। क्या ये क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेट्स कम बैक हियर। सो premium decay is always exponential. First half of the tenure is ideal for option buyer. Second half of the tenure is ideal for option seller. अब option selling क्या है is something that you will learn in the next class, and from the next class the trainer will be changed. So my journey with all of you was till here only.
मेरी जर्नी आप लोगों के साथ फ्यूचर्स और ऑप्शंस पढ़ाने की यहीं तक थी। आगे से यहाँ से एक नए ट्रेनर आएंगे आपके पास शून्य से, जो आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। एंड बिफोर आई वाइंड अप, टाइम डीके थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ मैं आपको। टाइम डीके ओनली इम्पैक्ट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू, नो इम्पैक्ट ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो इन द मनी है, दैट इज मेड अप ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एटीएम क्या है? इज मेड अप ऑफ ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ओटीएम भी क्या है? इज मेड अप ऑफ ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एटीएम में तो कुछ है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। ओटीएम भी सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू, वो भी जीरो हो जाएगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू से एक्सट्रिंसिक वैल्यू हट जाएगी इन द मनी से, तो उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आईटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एटीएम और ओटीएम की वैल्यू जीरो जीरो हो जाती है, राइट? कमिंग बैक to the conclusion, coming back to the conclusion, just a second, coming back to the conclusion, yes. So conclusion is intrinsic value, values on the day of expiry, ITM की वैल्यू है intrinsic value, ATM की वैल्यू होगी जीरो, OTM की वैल्यू भी होगी जीरो। That's it. So if you have any doubts, feel free to ask here. Feel free to ask here. If you have any doubts, feel free to ask here. Else, if everything is good, we can wind up the session here. You were going to show how to calculate extrinsic value, Ashwin जी। आई थिंक वो अगले ट्रेनर सिखा देंगे। अगले ट्रेनर आपको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। एनीवन एल्स? Does VIX influence the premium? No, VIX does not influence the premium, Pankaj ji. Implied volatility influences the premium. Implied volatility influences both VIX and premium. तो अगर implied volatility बढ़ती है तो VIX भी बढ़ता है और प्रीमियम भी बढ़ता है। तो इसीलिए कई लोगों को लगता है VIX बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है। दैट इज नॉट द राइट एनालॉजी। आईवी बढ़ रही है इसलिए विक्स बढ़ रहा है और इसीलिए ही प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है? If I sell a call and a put of the same strike price from different accounts, will I be profitable? Ashwin ji, that's a great question. But Ashwin ji, do you know you can actually sell call and put right from the same account? दो अकाउंट क्यों करने हैं आपको? यहां पे देखिए मेरी स्क्रीन पे, मैंने रिलायंस का 1510 का कॉल भी सेल किया और 1510 का पुट भी सेल किया। तो अगर मैं दोनों ही कॉल और पुट को सेल करता हूं तो भी मेरा प्रॉफिटेबल होना गारंटेड नहीं है। वाई? बिकॉज ऑप्शन सेलिंग की प्रॉपर्टीज काफी अलग है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग की प्रॉपर्टीज। अब ये क्या प्रॉपर्टीज है इज समथिंग दैट यू विल लर्न इन डिटेल फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है? आई थिंक केशव जी, दैट वी आर गुड, वी आर डन, and I think this is where we can wind up the session probably. Yes, sure, Kushal. Thank you for this great sessions and thank you so much everyone for joining this session. कुशल जी भी आगे भी आप लोगों के लिए शून्य के साथ ऐसे और भी कोर्सेज लेके आएंगे। और फिलहाल हमारा जो ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो था डेरिवेटिव का प्रोग्राम ये हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे आज कुशल जी के साथ। थैंक यू कुशल अपनी नॉलेज शेयरिंग के लिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you.